हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं जब 10th के बच्चों को जीएसटी का कंसेप्ट समझा रहा था, तभी मैंने वहाँ पर अकाउंटिंग ईयर का जिक्र किया था। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है इंडिया में, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने पढ़ा था जब मैं 11th कॉमर्स में था, FIGC कॉमर्स में था। और जब मुझे ये समझाया गया था कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जिसको इनकम टैक्स के भाषा में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, कि हमारा जो ईयर है वो हमेशा, अकाउंटिंग ईयर जो है वो हमेशा 1 अप्रैल को ही क्यों चालू होता है और 31 मार्च को क्यों ख़त्म होता है। बल्कि हमारा जो कैलेंडर ईयर है, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते, क्या वजह हो सकती है। अब तब ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और मेरे में हिम्मत नहीं थी मेरे टीचर्स को पूछने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तब मुझे कुछ रीजंस समझ में आ गई, तो मैं इस कंसेप्ट का खुलासा मेरे हिसाब से आपको करूँगा। लेकिन आपको मैं जो भी आंसर दूंगा वो लॉजिकल होगा और टेक्निकल बेसिस पे होगा, ठीक है। तो डाउट सबके दिमाग में है कि वाई डज अवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ऐसा क्यों? ओके, तो इसके कई सारे रीजंस है, जिसमें से जो पहला रीज़न है हमारा, जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट। इंडिया में जो टैक्स होता है, जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ कानून है, जो सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है, ठीक है। और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 1962 यानी 1962 में अमल में आया, ठीक है। 1962 में वो इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट, जिसको आईटी एक्ट भी कहते हैं, वो 1 अप्रैल 1962 में लागू होने के कारण हो सकता है कि उस वजह से ही हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है या असेसमेंट ईयर है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वहाँ से अगर हम 12 महीने गिनते हैं तो 31 मार्च पे ख़त्म हो जाता है। तो ये पहला रीज़न हो सकता है जिस वजह से हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। अब सेकेंड रीज़न अगर मैं जाऊँ, जो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, वो ये है कि ब्रिटिश एरा में, मतलब तकरीबन 150 साल 150 ईयर्स, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो जो ब्रिटिश है, दे ऑल्सो फॉलोड द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ब्रिटिश ने भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अपना अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया। और अगर हम रिकॉर्ड्स देखने जाए तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भी कुछ लोग थे जिनको इंडिया को चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने कई सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजीज़ को अप्लाई किया। उसके साथ साथ ब्रिटिश ने जो लॉज बनाए थे, उन लॉज पे भी उन्होंने फोकस किया और कुछ ब्रिटिश लॉज को चेंज करके उसी को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट मतलब ब्रिटिश के जो कुछ लॉज है वो इंडिया के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा चेंज किया और उसी को फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जितने भी लॉज देखते हो, जैसे कंपनी लॉ हुआ, फिर इंडियन पीनल कोड, ठीक है, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल कोड, कई सारे जो लॉज है वो आप अगर कंपेयर करेंगे तो ब्रिटिश एरा में भी हूबहू वैसे ही लॉज थे। लेकिन अगर आप अभी के टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो ब्रिटिश टाइम पे जो लॉज थे और इंडियन टाइम पे जो लॉ है वो सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि बढ़ते वक्त के साथ उनमें चेंजेस करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ब्रिटिश ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो इनकम टैक्स एक्ट, जो अकाउंटिंग ईयर वो फॉलो करते थे, इंडिया ने भी वही फॉलो करना स्टार्ट किया। क्योंकि हम अभी तक हिस्ट्री में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिश के टाइम के हैं। हम मतलब इंडिया से ज़्यादा ब्रिटिश के टाइम पे क्या क्या हुआ वो सारी बातें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि ब्रिटिश ने जो ईयर फॉलो किया हम भी वही ईयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो मैं ये नहीं कह सकता कि ये लॉजिकल है या टेक्निकल है, बट ये ज़्यादा रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है ये।
अब मैं इस पॉइंट पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, मैं कम्युनल नहीं जा रहा हूँ। ये मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है और मुझे जो समझ में आया है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि हिंदुइज्म में, हिंदू में न्यू ईयर होता है, ठीक है। उस न्यू ईयर को कहते हैं वैशाखा, ठीक है। तो वैशाखा जनरली अप्रैल के सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है। जैसे आप समझ लीजिए अप्रैल के तीसरे या चौथे वीक से स्टार्ट होता है और मई के पहले या दूसरे वीक में ये ख़त्म हो जाता है। तो वो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है। उस वजह से रीज़न हो सकता है कि अप्रैल में ही उन्होंने अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो वैशाखा है वो बेसिकली अप्रैल के महीने में ही आता है, ठीक है। अप्रैल के महीने में ही ये ईयर स्टार्ट होता है। तो हिंदू न्यू ईयर है, ये शुभ माना जाता है, इसलिए शायद इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रैल से अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करना अच्छा समझा, क्योंकि अकाउंटिंग मीन्स इट इज़ ऑल रिलेटेड टू मनी, पैसों से ये रिलेटेड है, इसीलिए शुरुआत शुभ हो। इसीलिए यही रीज़न हो सकता है कि अप्रैल में उन्होंने ये अकाउंटिंग ईयर रखा होगा, ठीक है। ये इसका ज़्यादा मेरे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये बस मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वापस कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, जो बात मुझे पता चली मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि अप्रैल के महीने में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हिंदू न्यू ईयर गुड़ी पाड़वा भी उसी वैशाखा के दौरान टाइम पीरियड में आता है। सो दैट माइट बी द रीज़न बिकॉज ऑफ विच अवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल। अब ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अब वी विल गो टू फेस्टिवल्स, ठीक है। अब फेस्टिवल्स में और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली होता है, नवरात्रि होता है, क्रिसमस होता है, होली होता है, बहुत बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। और फेस्टिवल के टाइम पर लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लोग बहुत सामान खरीदने जाते हैं, जिस वजह से उस सामान की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप दिवाली में देख रहे हो कि जो फायर क्रैकर है, जो फटाके, लोग ज़्यादा फटाके लेने जाते हैं, इस वजह से फटाकों की डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आप जब भी कोई दुकान में जाते हो तो उनके पास वो फटाके का स्टॉक नहीं होता, मतलब उनको फटाफट बाहर से ऑर्डर करके वो स्टॉक फिल करना पड़ता है, क्योंकि लोग ज़्यादा पैमाने पे वो फटाके खरीद रहे, ज़्यादा डिमांड है। तो वो डिमांड सप्लाई के दौरान आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यानी आपको हिसाब किताब मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके फटाकों का स्टॉक भरने में है और कस्टमर को बेचने में। तो अगर हमने दिसंबर में ईयर एंड रखा, दिसंबर के एंड में आपको कहा कि नहीं हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो आपको दिसंबर तक अपना हिसाब किताब करना है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस, ये जो 3 फेस्टिवल्स है, यहाँ पर जो है और होली, यहाँ पर जो है आपका जो डिमांड है गुड्स का, आप खरीदी ज़्यादा करते हो, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर डिमांड भी बढ़ जाता है, सप्लाई भी बढ़ाना पड़ता है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप अ चेक ऑन द स्टॉक को ध्यान में रखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों को बेच रहे हो, ठीक है। उस वजह से दिसंबर में अकाउंटिंग ईयर ना रखते हुए इन्होंने ये सब रखा मार्च में, बिकॉज मार्च के दौरान है ना बहुत कम फेस्टिवल होते हैं। जैसे आप होली भी अगर देखोगे ना तो होली का भी 2-3 दिन का होता है और ज़्यादा शॉपिंग नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दिवाली एंड क्रिसमस। तो यहाँ पर मार्च एक हिसाब से ईजियर हो जाता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक अच्छा सा उनको टाइम पीरियड मिल जाता है अपना हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे वो आराम से अपने अकाउंट रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करना मतलब आपने जितनी भी आमदनी कमाई है उसमें से आपको इनकम टैक्स को बताना होता है कि आपने कितना कमाया है और आपको टैक्स कितना पे करना है, उसको कहते हैं रिटर्न्स। तो ये आप आराम से कर सकते हो बिना कोई डिफ़िकल्टी के, इसीलिए आई थिंक अप्रैल टू मार्च का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ज़्यादा लॉजिकल लगता है। अब ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर आपने सब फेस्टिवल बोल लिया, आपने ईद का फेस्टिवल क्यों नहीं बोला, आपने कोई और फेस्टिवल क्यों नहीं बोला, आपने संक्रांति क्यों नहीं बोली, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस,
ये जो तीनों फेस्टिवल्स हैं ना, ये आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब टूवर्ड्स दिसंबर में, तो सबसे ज़्यादा खरीदी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और अगर मैं होली की बात करूँ तो होली जो है वो मार्च के महीने में आता है, जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट मंथ में ही है। अब मैंने ईद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका जो ईद है वो आता है मई या जून में, ठीक है। मई या जून का मतलब क्या, वो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद और शुरुआत में ही हो जाता है, इसलिए वहाँ पर इतना डिफ़िकल्टी नहीं होता, क्योंकि मई जून के बाद आपको 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा मिलता है अपना हिसाब किताब रखने के लिए, तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग में डिफ़िकल्टी नहीं होती। ईद में भी खरीदी ज़्यादा होती है, शॉपिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर के एंड के तरफ नहीं है, मतलब आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई जल्दी नहीं है कि नहीं मुझे जल्दी अकाउंटिंग करना है और सबमिट करना है, इसलिए मैंने ईद फेस्टिवल का यहाँ पर जिक्र नहीं किया। मेरा कोई भी कम्युनल मोटिव नहीं है, किसी में झगड़ा करने का कोई मोटिव नहीं है, मैंने ये लॉजिकली बात आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। तो होप सो आपके डाउट्स सॉल्व हो गए। अब आपको अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ आपको सजेशन है और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो खास करके 10th के बच्चों को और कॉमर्स में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनको ये भेज दीजिए, क्योंकि आई गेस कि उनको भी इसका रियल रीज़न नहीं पता। तो मेरे हिसाब से ये इनकम टैक्स एक्ट वाला रीज़न और ये फेस्टिवल वाला रीज़न ये मुझे ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, बिकॉज ऑफ विच अवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट कौन से कंटेंट पर वीडियो चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी एंड सेफ दिवाली।